अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, चेयरमैन पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के तराफी बयान के मुताबिक साइफर ड्रामा था, पीटीआई सरबराह ने झूठा बयानिया बनाया। इस मामले पर क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है, कहने वाले जो कह रहे हैं वो, ये देखो कैरेक्टरलेस लोग हैं हम। मैं मुद्दतों से ये चंद साल हो गए इस बात को जब मैंने कहा कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो इक़्तिसादियात का नहीं, अखलाकियात का है। कैरेक्टरलेस लोग हैं। वो है एक बड़ा खूबसूरत इंडियन गीत पुराना है, तेरी 2 टकियाँ दी नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। ये 2 टके की नौकरियों के लिए पूरी कौम को, अपने वतन को दाव पे लगा देते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती इनकी नौकरियों में ऐसा क्या है, और जब ये रिटायर होते हैं उसके बाद ये मर जाते हैं, फिर अगला जॉब ढूंढते हैं। नौकरी के दौरान ज़मीर सोया रहता है, खर्राटे लेता है, नौकरी जाते ही ये जाग उठता है और भौंकने लगता है। इज्जत नफ्स से बढ़ के होती है नौकरी, मेरी अक्ल समझ से बाहर है। देखो मुझे और कोई, मैं अच्छा ये उस वक्त भी कोई बहुत ज़्यादा नेक नाम आदमी नहीं थे, ये मैं आपको बताऊं। 2-3 लोगों, शहजाद अकबर हो गया, ये हो गया, लोग कहते थे इसको पंजाब की ABC का नहीं पता, इस बंदे को, इसको एक ऐसी पोजीशन पे बैठा, खैर नहीं, उसको छोड़ो आप। ये थोड़ा सा बावकार आदमी होता तो कहता मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नो आई कैन नॉट, ये मेरा इस्तीफ़ा पड़ा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा इतना नहीं था तो कोई बहाना करके जैसे भाग गया नवाज शरीफ, ये कोई लंबी कोई रुखसत पे उन दिनों में चला जाता। ये पता नहीं इन्होंने कब्र में लेके जाना होता है। 25, 22, 25, 23, 24, 25 करोड़ लोग एड़ियां रगड़ रहे हैं, जानवर, दे आर क्रॉलिंग। पाकिस्तानी चलता नहीं है, ये क्रॉल करता है, ये रेंगता है। ऐसे रवैयों ने हमें बर्बाद किया। समझ नहीं आती, मौत भी आनी है, रिटायरमेंट भी कभी ना कभी होनी है, तुम्हें बीमारी पड़ सकती है, तुम इसमें ऐसा क्या है? मैं सियासतदानों से लेके नौकरी में, देखो बात सुनो, मैंने जब घर छोड़ा, मैं एक छोटी सी बात जाती है, माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, आई रिफ्यूज्ड। मैंने कहा जी मैंने नहीं करना। वजह मैंने 2-3, मैंने कहा जी एक तो कुत्तों की तरह धर रहा हूँ, जैसे सफरी सेल्समैन नहीं फिर रहा होता, आज इस शहर में कल, मैं जहाँ बैठ गया जी। दूसरा, मैं ना किसी का सबॉर्डिनेट हो सकता हूँ, ना मैं किसी का बॉस हो सकता हूँ। मैंने मेरिट पे चलना होगा तो मेरे लिए ज़िंदगी मुश्किल होगी। तो फिर क्या करोगे? मैंने कहा जी मैं लिखने पढ़ने का काम करूँगा, उसमें ना कोई नौकरी होती है, ना कोई गल, ना बात। अच्छा पता नहीं अब जो इनका ज़मीर जागा है तो ये लड़ाई के बाद याद आने वाला मौका है, यह थप्पड़ है, अपने मुंह पर भी मारो। समझ नहीं आती इस मुल्क की, वैसे ही अब समझ नहीं आती। मैं कल परसों को देख रहा था प्रोग्राम, पता नहीं ये जिस दिन हलफ उस दिन उठाया, जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी, कितने अरब फलाने, सारा कुछ सफाई सुई हो गई। अच्छा ये 164 के तहत तो इसहाक डार ने भी एक ज़माने में बयान दिया था, उसका भी ज़मीर जागा था, फिर सो गया, फिर जाग गया, फिर खराटे लेने लगा। इसी तरह की ज़मीन है, इस पर क्या तबसरा करना है? इट्स नॉट वर्थ इट, इट डजंट मेरिट इवन अ कॉमेंट। रूह गंदी होती है, जबान गंदी होती है। जी आगे चलते हैं हसन साहब। इसहाक हक्कानी की एक ट्वीट पड़ी, काफ़ी शॉकिंग थी, समरी अपने अल्फाज में बयान करती हूँ। उनके मुताबिक फौरी इलेक्शन हमारे मसाइल का हल नहीं है। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान और सकूत ढाका का हवाला देते हुए कहा है कि अगर इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर तक होते हैं तो एक और बांग्लादेश के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। अल्लाह माफ़ करे। पहली बात तो ये है कि आपने ठीक उनका नाम नहीं प्रोनाउंस किया है, इसहाक खाकवानी। सियासतदानों में बहुत कम लोग होते हैं जो धीमे धीरे, कंपोज्ड, हम्बल, नाइस, सिविलाइज्ड हों। इसहाक खाकवानी इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल। अच्छा ये एक बहुत खौफनाक और बहुत अजीबोगरीब तरह की ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इससे किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने बाकी सब लोगों की तरह मैंने बांग्लादेश पे
बहुत किताबें, सकूत ढाका पे बहुत कुछ पढ़ा है। उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है शरीफुल हक दालियम बीरुत्तम, ये निशान हैदर है उनका या क्या है इस तरह। ये पाकिस्तान फौज में थे, ये शरीफुल हक दालियम, ये फिर वहाँ चले गए मुक्ति बनी, ये वो सारा। इनकी किताब है बांग्लादेश एन अनटोल्ड स्टोरी। अच्छा, सो बहुत पढ़ा है इस पे, लेकिन मेरी ज़ाती मरियम ऑब्जर्वेशन बड़ी मुख्तलिफ है। मैंने 4-4.5 साल बंगालीज के साथ दिन रात एक छत के नीचे गुजारे हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया एज एन अंडर ग्रेजुएट तो मैं आई वॉज नॉट येट 17, 16.5 पौने 17 साल की एज होगी। FA-FSC के बाद आए थे हम लोग, हफीज़ खान भी मेरे साथ है, इकट्ठे ही आए थे हम, वो जो बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी के ना बड़ा एक नामवर प्रेसिडेंट भी रहे। खैर, वहाँ पहली बार बंगालियों के साथ इंटरेक्ट किया एंड आई वाज शॉक्ड। यानी जब कख पता नहीं था, कॉमन सेंस के ज़रिए मैंने दोस्तों का, मैंने कहा यार ये 5-6 महीने के बाद ही रहे हम, बड़ी देर को 4-4.5 साल 5 साल इकट्ठे रहे। मैंने कहा हमारे दरमियान मज़हब के अलावा कोई चीज़ कदर मुश्तरक है ही नहीं। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, मैनरिज्म, कोई शय, हमारी तरजीहात टोटली डिफरेंट, हमारा रूटीन डिफरेंट, मिजाज मुख्तलिफ। तो मैंने कहा यार इनका और हमारे दरमियान मेरे नहीं समझ आता। अच्छा, मैं एक छोटी सी 2-3 मिसालें देता हूँ ताकि लोगों को पता लगे ये डायमेंशन मेरी डिस्कवरी है, गलत हो सकती है। बाकी अपनी जगह हकायक जो हैं वो भी ठीक हैं, उनमें कुछ ठीक हैं, कुछ गलत हैं, कुछ बहुत गलत हैं, कुछ बहुत ठीक हैं। मेरा तजर्बा सुनो, हमें अच्छे तगड़े पैसे मिलते थे घर से, तो हम 22-24 तारीख के बाद भूखे नंगे होते थे, सारे कंगले नंगले पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के, वो भले सराइकी बेल्ट का हो, चाहे वो उस वक्त सरहद कहते थे, सूबा सरहद से हो, जहाँ से भी हो। बंगालीज को मैंने कभी 1 रुपया किसी से उधार करते नहीं देखा, वरना हम कैफेटेरिया से कैंटीन तक उधार पे चल रहे होते थे आखिरी 5-7 दिन। सुन लो, इन एक्सट्रीमली डिसिप्लिन हम आवारा। अच्छा, शुरू में सलाम दुआ हुई, उसके बाद वो अपनी दुनिया में गुम, हम अपनी दुनिया में गुम। वी हैड नथिंग इन कॉमन। वो रात को जो पहनते थे सोने के लिए, वो देख के बंदा कहता था ये क्या मखलूक है। सच्ची बात है। मेरा सिर्फ एक दोस्त बना, उसका नाम था ABM फारूक, निक नाम था उसका बाबुल। वो अक्सर कहा करता था तुम साला पौन ज़ौबी, तुम लोग का यहाँ मोनोपोली है। मोनोपोली को मोनोपोली वो इसी तरह की बोलते हैं। सो डे वन से हमारा उनका कोई कदर मुश्तरक मज़हब के अलावा थी नहीं, और मज़हब कदर मुश्तरक नहीं रही। कहने को हैं हम बरादर बरूदर, ये वो सारा नहीं होता। बनु मैया से लेके मुगलों की तारीख तक, ऑटोमन्स तक, सफ़ीस तक, सारा कुछ देख लो। ये एक अदरवाइज आज पूरी दुनिया में उसको इकट्ठा करके को बनू लो, इसका सिस्टम, हर मुल्क इंडिपेंडेंट हो गया, जैसे हमारे अब प्रोविंसेस हैं, ये वो सारा नहीं होता। बांग्लादेश का फिर एक और डायमेंशन है, बहुत अजीब व गरीब है। ज़मीनी फासला 2023 किलोमीटर, समुद्री फासला 2537 किलोमीटर, फ़िज़ाई फासला 2208 किलोमीटर। और खुदा का खौफ करो, इवन देन जो इसहाक खाकवानी जैसे संजीदा मतीन बंदे ने कहा है, उस पर गौर कर लेने में कोई हर्ज नहीं। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बांग्लादेश या सकूत ढाका जैसे, अल्लाह ना करे, उस तरह के सानहे का आई डोंट नो। और आखिरी बात, इलेक्शन के हवाले से बात की है ना इसहाक खाकवानी साहब ने, तो इस पर मैं एक आखिरी बात करता हूँ। अगर इनमें क्रेडिबिलिटी ना हुई, ये पंडोरास बॉक्स होगा जो खुल गया। क्रेडिबिलिटी ना हुई तो सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, सियासी इस्तेकाम ना हुआ तो इक्तिसादी इस्तेकाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इट इज़ अ पैकेज जो उन्होंने लिखा है, जो आप कह रहे हो। मैंने तो नहीं, मैं ट्वीटें देखता नहीं हूँ, मेरे पास तो सेल फोन भी नहीं होता। जो आप कह रहे हो इसको रूल आउट नहीं करो, लेकिन हालात हमारे और ईस्ट पाकिस्तान के जैसे थे, जो जोग्राफियाई और फासले और फलाना मिजाज मूड, मैंने कहा ना 4.5 साल में बंगालीज के साथ में एक कदर मुश्तरक नहीं तलाश कर सका। और
मज़हब के बारे में भी उनका रवैया वो नहीं था जो हमारा है और हमारा होता है। इसकी तफसीलात फिर कभी। चलें ठीक है साहब, इलेक्शन की बात हम कर रहे थे। इलेक्शन के हवाले से ही खबर है, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जारी की है कि आम इंतखाबात में वोटर्स की कुल तादाद 12 करोड़ 60 लाख और 66,000 है। 18 से 35 साल के 5 करोड़ से जायद वोटर्स इस इलेक्शन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कहा जाता है कि इन वोटर्स की बड़ी तादाद का ताल्लुक PTI से है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, आप इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। यही बहुत सारा प्रॉब्लम भी है। अच्छा, आपने कहा कि 18 से 35 साल के 50 करोड़ से ज़ायद वोटर्स का इलेक्शन। अच्छा, 5 करोड़ मैं कहता हूँ। अच्छा, 5 करोड़ जी। अच्छा, ये वोटर्स की कुल तादाद 12 करोड़, ये 1200 करोड़ भी हो जाए तो इसका कतन कोई मतलब नहीं है। अगर चेचक हो गई, क्या कहते हैं उसको, पोलियो हो गया, उसको फॉलेज हो गया, मतलब क्या, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं। यही बात पिछले सवाल के जवाब में भी ज़िमनी तौर पे मैंने कहा है कि देखो, अगर PTI नॉर्मल तरीके से जैसे बाकी हैं, अच्छा इमरान जेल में जाता है, सज़ा होती है, जो भी हो उसका नहीं, नॉर्मल तरीके से अगर PTI इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो वो आप मुझे बता दो कि PTI का इलेक्शन में कंटेस्ट करने के इम्कानात कितने हैं। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे बाकी करेंगे, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, और ये वो जो फजलुर रहमान एंड कंपनी है, वो जैसे वो करेंगे वैसे ये करें। इसके इम्कानात बताओ। इस तरह देखा जाए तो इम्कानात कम है। कम है तो आपकी सारी बहस फजूल, कौन सा वोटर कितना वोटर, सब इर्रेलेवेंट है, इर्रेलेवेंट। और इसका फिर अल्टीमेटली नतीजा बाज़ औक़ात देखो, फौरी नतीजे नहीं निकलते, लंबा वक्फा हो सकता है, दरमियाना वक्फा हो सकता है, लेकिन फिर हो बेनतीजा हो नहीं सकता। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड एन ऑपोजिट रिएक्शन। ख़त्म जी। हसन साहब, सीनियर तरीन सियासतदान चौधरी शुजात ने कहा है कि गैर जानिबदार निगरान सेटअप ज़रूरी है, जबकि उनसे ज़रा कम तरीन सीनियर सियासतदान हाफिज़ हुसैन अहमद का बयान है कि निगरान वज़ीर आज़म निगरानी वालों का होगा। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत के लिए राब्ता हुआ है। आप क्या तबसरा करेंगे? क्या मुशावरत, जब से होश संभाली है इनकी मुशावरत ही देख रहे हैं। ये क्या मुशावरत, कैसी मुशावरत? बात करनी जो हाफिज़ हुसैन अहमद जो हैं बड़े विटी आदमी हैं, बहुत ज़्यादा, उनमें उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और एक ख़ास तरह का उनका है स्टाइल, और मैं आई अप्रिशिएट दैट। जो बात उन्होंने की है सियासत अपना चौधरी शुजात ने, अच्छा गैर जानिबदार कैसे हो सकता है? गैर जानिबदार भी हैंड पिक्ड आदमी, मुझे बताएं आप कैसे गैर जानिबदार? ओ भाई, अकल को हाथ मारो। बात हाफिज़ हुसैन अहमद की बिल्कुल लॉजिकल है। इंसानी ख़ास तौर पे हम जैसे अनपढ़ माशरों में, तो उन्होंने तो बात ही ख़त्म कर दी है हाफिज़ हुसैन अहमद ने कि निगरान वज़ीर आज़म निगरानी वालों का होगा, निगरानी जिनकी होगी उनका होगा, ख़त्म हो गई बात। हैंड पिक्ड आदमी कैसे गैर जानिबदार हो सकता है यार? यू हैव डन अ फेवर। अच्छा, और वो बंदा भी मतलब कुछ छोटा ही होगा। ये जो आ जाते हैं अबूरी चबूरी, ये वो सारे, ये कौन लोग होते हैं? नॉन एंटिटीज ना, ये कोई इनका उड़ना बिछाना तो नहीं होता ये सारा सिलसिला। तो जो बंदा अपने ज़ोर पे मेरिट पे आता है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ पे मजबूर होता है हमारे मुल्क में। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हाल क्या होगा निगरान वज़ीर आज़म जिसका भी होगा, उसका हाल होगा मजनू जैसा। मजनू पागलों की तरह नज्द के सहरा में फिर रहा था। उसने 2, 3, 4 दिन देखा कुछ लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा यार, एक दिन वो चला गया, उसने कहा तुम लोग क्या रोज़ शाम को बैठ जाते हो? तो उन्होंने कहा हम नज्द का गवर्नर फैसला कर रहे हैं उसको। तो उसने कहा मेरी लैला को बना दो। तो जो जानिबदार या गैर जानिबदार आएगा वो अपनी लैला के लिए दुआ गो होगा, जो भी उसकी लैला होगी। हसन साहब, IMF माहदे की सख्त शराइत की बात हमने पिछले प्रोग्राम में भी की थी। उस हवाले से एक और बुरी खबर है कि साल में बिजली 16 बार और गैस 2 बार महंगी होगी। इसके अलावा कोई टैक्स छूट नहीं, तनख्वाहें और पेंशन भी कम करना होगी। ज़राअत तामीरात पर टैक्स, दरामदात पर पाबंदी हटाना होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुल्क में सियासी माहौल कर्ज प्रोग्राम को कमज़ोर कर सकता है। देखो,
आपने बहुत कुछ कहा, इसके बावजूद आप बहुत कुछ भूल गए। मुमकिन भी नहीं है एक सवाल में सारा कुछ समोना। देखो, ये बुनियादी तौर पे अब क्या हो रहा है, किस्तों में मौत। देखो, जब ले जा रहे थे उसको तख्तादार पे भुट्टो को चढ़ाया तो उसके आखिरी 2 लफ्ज़ जो मैंने किताबों में पढ़े, उसने कहा फिनिश इट। मतलब क्या कि मुझे तिल तिल ना मारो, किल मी स्ट्रेट। जैसे बंदा बीमार हो जाए, उसका कोई मसला हो, वो इतना ज़्यादा वो खुदकुशी, उसको खुदकुशी मौत बेहतर लगती है। किस्तों में मौत से फौरी मौत। और मेरी अपनी फेवरेट दुआ है पिछले चंद साल से कि अल्लाह पाक मुझे पीसफुल और पेनलेस एग्जिट देना। पेनलेस और पीसफुल एग्जिट, ये किस्तों में मौत है अवाम के लिए। यकमुश्त मौत ज़रा आसान होती है, तो जो कर रहा होगा। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वादी आबादी वैसे बिजली का झटका दे कि एक ही दफ़ा बिजली फारिग कर दो, रातों रात तुम्हारी फी का आमदनी दुगनी हो जाएगी। देखो ना, 25 करोड़ या अगर 26 करोड़ है, हम 13 करोड़ रह जाएं तो फी का आबादी दुगनी रातों रात। इससे बेहतर क्या हो सकता है? लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी हो जाएगी। अब इतने सारे 2 पायों को, मैं चौपाए नहीं कह रहा, 2 पायों को संभालना, वो ये बहरहाल आगे आगे देखिए। मैं मसलसल ये कह रहा हूँ, ये जितनी झूठी खुशखबरियाँ सुना रहे हैं, मैं मसलसल ये कह रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं। ऑल दिस इज गोइंग टू स्नोबॉल। इसकी स्नोबॉलिंग होगी, बढ़ता चला जाएगा, देखना, और आगे आगे देखना। और इसके साथ अगर पख लग गई एक ऐसे इलेक्शन की जो क्रेडिबल नहीं है, तो क्रेडिबल तो कराने वालों का काम है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी को सर फहरिस्त रखें आप। बाकी फिर क्या होता है देखते जाओ। चलें आगे चलते हैं साहब। शहबाज शरीफ ने कहा है कि वोटर पीटीआई की 4 साल तबाही और बर्बादी सामने रखकर वोट डालें। देखें, बात सुने, बुनियादी बात, ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करते हैं। इसमें ना कोई इंटेलेक्ट है, ना कोई दानिश है, ना कोई गल है, ना बात है, मोटी बात। इन्होंने अवाम के साथ जो कर छोड़ा है, उसके बाद ये सही बात भी करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो बात ही फजूल है। तो भाई बर्बादी जो इन्होंने की है उसका तो जवाब ही नहीं। अभी तो आपका पिछला सवाल क्या कह रहा है, भाई बैठे रहते। मैं उस ज़माने में भी चीखता रहा कि यार इसको नेचुरल तरीके से इसको फेड आउट होने दो, इमरान को पूरा करने दो वक्त, जहाँ ना उसकी गैर मकबूलियत का ग्राफ जहाँ जा रहा था। उसके अपने बंदे कहते थे कि हसन भाई हमें तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ज़्यादा खुदा की कसम खौफ आता है। और ये ज़बान ज़द-ए-आम है, मैं अकेला आदमी नहीं हूँ बे, ये ज़बान ज़द-ए-आम थी ये बात। अच्छा, अब जो इन्होंने कर चुका ये सारा जो इनका ये जो PDME हैं, तो ये तो सही बात भी करें। और ये जो बात कर रहे हैं 4 साल, अच्छा वो भाई ये तो वोटर का फैसला है। अगर वोटर का फैसला मज़ीद तबाही है, मज़ीद बर्बादी उसका फैसला है, तो या अपनी जमहूरियत का ढोंग बंद करो, चित्र मारो इसे, ठुड्डे मार के घर से बाहर निकालो, या फिर चुप करके उनकी बात मान लो। अगर तबाही और बर्बादी ही अवाम कहते हैं ना जी, अवाम अल्टीमेट फलाना, एम ही बेचारे, वो अवाम कोई नहीं है, ये ग़ुलाम है। लेकिन बहरहाल ग्लोरीफाई करते रहते जमहूरियत, अवाम, ये वो सारा। और बाकी ये जो कुछ बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कॉलम शालम में इधर उधर इस तरह की बातें करते, मुझे हंसी आती है कि तारीख़ अभी कल की सामने है। ऐसा नहीं होता। इट इज़ नेवर द एंड टिल इट इज़ द एंड, याद रखना। सो ये इस तरह की बड़के मारना कि जी वो आपको कर दो, आपकी कोई जायज़ बात भी नहीं शहबाज शरीफ साहब मानेगा। जो कुछ लोगों ने आपके होते हुए भुगता है और भुगत रहे हैं और मज़ीद भुगतेंगे। आप क्रेडिट लेते हैं IMF के साथ, वो IMF की आपने खालें उतार दी हैं लोगों की। ये लोगों की कुर्बानी है, उन्होंने अपनी बोटियाँ दे दी हैं, तो बस ठीक हो गया। अदरवाइज आपने उनकी सारी शराइत मानी, या तो आपने अपनी शराइत पे कर्जा ले लिया होता, वो होता नहीं। आई एम नॉट स्टूपिड, मुझे पता है जो बेकारी होता है उसको भीख अपनी शराइत पे तो नहीं मिल सकती ना, तो दूसरे की शराइत गड़ा सड़ा नोट दे दे, ठीक जो भी करे। बहरहाल IMF के माहदे की शराइत दोबारा पढ़ें और लोग
लोगों को चाहिए कि फ्रेम करा के अपने घरों में रख लें, हर चौक और चौराहे पे हो। मैं बार बार कह रहा हूं, जब ये लुंडियां डाल रहे थे तब भी, और ये और डे वन से भी एक बात मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीट नहीं कर रहा, मैं रीइंफोर्स कर रहा हूं। इकॉनमी ना रातों रात उजड़ती है 2, 4, 5, 10 साल में, ना संभलती है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन मैं देखूंगा, केड़ा रेवोल्यूशन। चलो ठीक हो गया। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के स्मगलर्स एक दूसरे से ताउन करते हैं। मेरा ख्याल है कि इस साल पूछे जाने वाले सारे सवालों में ये सबसे खूबसूरत सवाल है। देखो कितनी दिलचस्प बात है कि इस खित्ता के सियासतदानों से इनके स्मगलर्स ज़्यादा सियाने समझदार हैं, दयानतदारी से, जो एक दूसरे से ताउन में अपनी भलाई, बेहतरी और कामयाबी देखते हैं। स्मगलर्स भी ये जानते हैं कि को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस, लेकिन हमारे यहाँ देखो दुम पे खड़े हैं, बेड़ा गर्क। एक हमारी रगों में ही नहीं है आवाम की भलाई, और नहीं तो ज़हीरुद्दीन बाबर की तुस्की पढ़ के देख लो, हैरत होती है। वो कहता है ये कख भी नहीं है, लेकिन यहाँ दौलत बहुत है, लोग नंगे भूखे हैं, दौलत बहुत है। तब भी औरतों के तन पे भी कपड़े पूरे नहीं थे। कभी मुगलों की, उनसे पहलों की दौरान उनका लाइफस्टाइल, उनकी ज़िंदगियाँ देखो, ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अवाम के लिए रत्ती बराबर रहम इन लोगों के अंदर नहीं है। लेकिन बहरहाल इंडियंस का फिर कमाल है, मैं आज तक उनके किसी वज़ीर आज़म की बाहर जायदादें या औलादें नहीं देखी, बड़ी बात है। आगे चलें आप। अच्छा साहब, साबिक वज़ीर आला KP के परवेज़ खट्टक ने कहा है कि मुझसे मंसूब चेयरमैन PTI के खिलाफ बयानात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कल की तरह आज भी उनका एहतराम करता हूँ। बड़ी दिलचस्प बात है कि हालांकि आई हार्डली नो हिम, एक दो मुलाकातें हमारी, लेकिन जब परवेज़ खट्टक के साथ कुछ बेहुदा बातें मंसूब की गईं, मैं तब भी चौंका था। एक ख़ानदानी बंदा ऐसी हरकत कर नहीं सकता। वो बड़ा खूबसूरत एक गीत है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ताल्लुक़ ख़त्म करने में भी रख रखाव, वज़ादारी और ख़ानदानियत होनी चाहिए। ये बिल्कुल बहुत मायूब, इतना मुझे ज़हर लगा जब कुछ लोगों ने ना बड़ 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 ओ भाई तब बोलो, वरना आप भी चुप रहो। बाजवा साहब के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। नहीं होता जब इस तरह का ये नीच और घटिया किस्म के लोगों का काम होता है कि ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए तो फिर वो ऑल फॉल बकना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, भूल जाओ, मट्टी डालो, इससे ज़्यादा नहीं। भला आदमी जिसकी तरबियत अच्छी हो, तालीम अच्छी हो, ख़ानदान अच्छा हो, वो ख्याल करता है बीते हुए वक्त। आपने अगर ज़िंदगी के चंद साल भी एक दूसरे के साथ अच्छे गुजारे हों या सिर्फ गुजारे ही हों, तब भी आदमी उसका भरम रखता है। चलें आगे चलते हैं। हसन साहब, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग्स के मुताबिक दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स की कैटेगरी में शाम, इराक, अफगानिस्तान के बाद चौथे नंबर पर पाकिस्तान का पासपोर्ट आता है। पूरे आलम इस्लाम को मुबारक हो। और परेशान कुन बात यह है कि हम चौथे नंबर पे हैं। हमें विक्ट्री स्टैंड पे होना चाहिए। चौथा नंबर कोई नंबर नहीं होता है। हम अब भी बाइज्जत हैं माशाल्लाह। विक्ट्री स्टैंड पे 3 पोजीशंस होती है, 1, 2, 3। हम चौथे में हैं माशाल्लाह। अच्छा, लेकिन ये बाकी जो ब्रदर्स हैं, ये पूरा आलम इस्लाम इस लपेट में क्यों है? हम बार 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 वही हरकतें गुज़श्ता चंद सदियों से रिपीट कर रहे हैं जिन्होंने हमें जलील कर रखा है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इदारे ऐसे हैं, एक सोच ऐसी है, एक जहनीत ऐसी है जिसने मुसलमानों, आप पूरे आलम से, अजीब बात है, दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी और आपकी हैसियत जो है वो, उसके लिए लफ्ज़ों का तयन करना भी मुश्किल है। अच्छा, अब वो जो कहते हैं ना, वो हमारा परचम प्यारा परचम, मजीम परचम, फलाना परचम, वो कहते हैं कि
क्या वो एक पुरानी फिल्म थी, बेदारी चरबा थी इंडियन मूवी का, जगरती का। उसमें था एक, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब पूरी दुनिया उसमें चौथे नंबर पे। आपका अगर पासपोर्ट आता है तो फिर मिली नगमे और 2, 4, 10, 20 पेश कर देते हैं। ऐ मेरे प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, हमने समझा ऐ मेरे प्यारे मटन, ऐ मेरे प्यारे मटन, प्यारे मटन, प्यारे मटन, और उसको नोचना खाना शुरू कर दिया। नतीजा भी यही निकलना था ना। इंतज़ार करें जब विक्ट्री स्टैंड पे आएंगे आप। अभी तो 1, 2, 3 तो माशाल्लाह हमारे ब्रदर हैं, हम ज़रा थोड़े बाहर हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। जी ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मारूफ गुलकार और सामाजिक कारकुन शहजाद रॉय का कहना है कि निकाह से कबल फैमिली प्लानिंग और माँ बच्चे की सेहत पर कोर्स लाजमी करार दिया जाए। ये जो नौजवान हैं शहजाद रॉय, मेरी 1-2 मुलाकातें हैं, तशरीफ़ लाए थे, पुरानी बात है। बहुत आला फ़नकार और दर्द दिल रखने वाला इंसान है। पहली बात तो ये है कि इस तरह का मशवरा अगर ज़रा आगे चला तो मुमकिन है इसमें से फहाशी भी ढूंढ ली जाए। हमारा जवाब नहीं। फहाशी, अहले मगरब बेराह रवी का शिकार, हम सीधे रास्ते पे, कर्जों में गर्क, भिखारी, लेकिन बेराह रवी का शिकार वो जो कर्जे देते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, जिनकी इजादात के बगैर हमारी जिंदगियां सिफर हैं, आज सारा कुछ जो वैसे आया है वो बंद कर दो 72 घंटे के लिए। मैं देखता हूं किधर जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो शहजाद रॉय को समझ लेनी चाहिए वो ये है कि ये जो है ना बांसुरी, जो ये यहाँ नहीं, बहरे नहीं सुनेंगे, और ये वायबल ही नहीं है, ये वायबल नहीं है। शहजाद रॉय ने तो नेक नीयती से ये बात की होगी, लेकिन ये फजूल बात है, बेमानी बात है। अब वो पूछो कैसे? हमारा मुआशरा है रेंट अ चाइल्ड सोसाइटी है। ये बच्चा किराए पे, उसे दिखा के भीख मंगवा लो, पंक्चरों की दुकान पे फेंक दो, ईंटों के भट्टे पे फेंक दो, किसी मिस्त्री का छोटा बना दो, ये मतलब, या चाइल्ड अब्यूज के लिए। अब ये रेंट अ चाइल्ड, बच्चा किराए पे, दस्तयाब है। ये इस तरह का माशरा है। जब तक वो जो कह रहा है ना कि इस तरह का कोर्स कराएं, जब तक इस मुल्क से भूख नंग का कोर्स ख़त्म नहीं होता, किसी कोर्स का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होना। जो मर्जी कोर्स कर लो, नहीं होता। हमारी इंडस्ट्री है बंद करानी है। ये देखो डिस्कोर्स की हद तक रहेगा ये अभी मामला, बहस मुबासे, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप। हम भोंडे लोग हैं, ये सोचे बगैर वैसे आई हुई हर चीज़ अपने ऊपर तारी कर लेना चाहते हैं कि हमें सूट करेगी, हमें नहीं करेगी। मरहल होते हैं। कई बार कहा, बच्चे को आप तलोर का गोश्त दे दोगे नौज़ायदा बच्चे को, फुड़क जाएगा वो बेचारा। उसको शेरवानी पहना दो नौज़ायदा बच्चे को, ये हमारा को लिबास है। उसे वो तुर्की टोपी या वो क्या दूसरी क्रॉकरी की टोपी उसके सर पे, वो क्या वक्त के कौमों पे भी, कौमें भी पहले अपने रहमे मादर में होती हैं, माँ के पेट में होती हैं कौमें, फिर वो डिलीवर होती हैं, फिर उनमें बचपन आता है, फिर तो आहिस्ता आहिस्ता लड़कपन, फिर अवाइल जवानी जिसे टीनेज कहते हैं, फिर जवानी, फिर इस तरह वो धेड़ उम्री करते। हर मरहले की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमने तो भी सफ़र शुरू ही नहीं किया, हमारे पास तो पल्ले ही कख नहीं रह गया। एजुकेशन बर्बाद। मैं कल आप लोगों से बात कर रहा था, इतने डायमेंशंस हैं लूट मार के इस मुल्क में। आपके गैर मुल्की सफारत खानों ने धूड़ें मचा दी हैं। आपके थाने पकड़े जा रहे हैं इस बात पे कि ये होटल से मंथलियां लेते हैं। तो क्या है ये? वो पहले अब करने वाले 4 काम है, करो पहले आबादी चेक करो अपनी। तुम्हारा को माड़ा मोटा अगर को 100-50 साल बाद को तुम्हारा को ग्रोथ रेट को सर पैर निकल भी है तो आबादी इतनी होगी वो निकला जाएगा। लेकिन नहीं, ये इस तरह की जो है ना कि कोर्स कराने फलाना, ये ऐसे ही है जैसे अदबी कॉन्फ्रेंसेस बड़ी होती हैं। अदब नाम की शायद पाकिस्तान में रही कोई नहीं गई,
ज़फ़र इकबाल साहब हैं, आपके दादा हैं, इफ्तिखार आरिफ हैं, कोई इस तरह के 2-4 और लोग हैं, बाकी कहानी ख़त्म। टीवी देख के शर्म आती है। मुल्क को मुल्क, कत्ल को कत्ल, ये दानिश्वर हैं आपके, टिकर्स आपके, वो गलत होते हैं, उनकी इमला, उनके छोड़ो। तो शहजाद राव को चाहिए ज़रा आराम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए हैं कि वुकला ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होते, गवाह सारा दिन खार होते हैं। वो गवाह क्या, क्लाइंट भी रुल जाते होंगे, लेकिन ये तो पूरे मुल्क की कहानी है। बड़ा खूबसूरत एक पंजाबी दा है, चिट्टी कोड़ी वे वकीला तेरी, जे पहली पेशी यार छुट जाए। तो यार तो छुटता ही नहीं है इस मुल्क चूँकि वकील ही नहीं आता। यहाँ कोई किसी का वकील नहीं। मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मेरा वकील नहीं। मेरी अदलिया रेटिंग उठा के देखो कहाँ आती है, वो मेरी वकील नहीं। मेरा थाना मेरा वकील नहीं। वकील नहीं आता। इस पूरे मुल्क का अलमिया ही ये है, हर आदमी दूसरे के छाबे में घुसता और मुंह मारता है। अवाम का वकील है ही कोई नहीं, वो आता ही नहीं है, पेश ही नहीं होता। वल्लाह खैर सला। ये सिर्फ अदालती निज़ाम तक नहीं है, द एंटायर सिस्टम। आपके साथ कहानियां भी वाबस्ता हों तो क्या अरबों खरबों रुपए की वो लपेटी जाएं यूं। अच्छा, आम आदमी जाएं, जाके जेलों में, पाकिस्तान की जेलों में सर्वे करो, क्रिमिनल्स कौन है इस मुल्क में। क्या मैं और आप नहीं जानते? जेलें किन से भरी हुई हैं, जाओ जाके देख लो। छोटे मोटे बेचारे भूखे नंगे। हाँ जी। अच्छा साहब, अगर पूरे निजाम में फ्लॉ है तो क्या ये निजाम कभी भी ठीक नहीं होगा? हो सकता ही नहीं है। ये कोड़ की वादी है। और हमारे एक बहुत बड़े लॉयर, नाम मेरे बैरिस्टर, नाम याद आ जाएगा अभी, उम्र में ये प्रॉब्लम उनकी है, कोड़ की काश्त उनकी एक किताब का नाम है। ज़रा पढ़ के देखो आपको इस माशरे की, इस निज़ाम की। मेरी किताब का नाम है आदम खोर निज़ाम का नहा। उस ठीक इसलिए नहीं कि जिनके हाथों में तनाबे हैं उनके बारे में यही है। आम आदमी का खैर, उसकी भलाई, उसकी खूबसूरती, उसका मुस्तकबिल बेहतर, उसकी औलादों को ना इनका एजेंडा ही नहीं है। ठीक है। तो इस निज़ाम के होते हुए तो अल्लाह माफ़ करे, ये आदमखोर निज़ाम है। सही। ये बच्चे खानियां दिए सब, सवाए अपनी औलादों को। देखो इनमें से कभी किसी को नुकसान नहीं होता। कमाल की बात है, हमको कभी फ़ायदा नहीं होता। वो इतना बड़ा स्कैंडल यूं लपेटा जाता है, चूरन की पुड़ियाँ नहीं होती जैसे, आया ही कभी नहीं था। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उस पर लग गए होते हैं, टनों के हिसाब से कागजी दस्तावेज सब पर, ऐसे जैसे बाल निकलता है मक्खन में से। तो ये इस तरह का निज़ाम उसी का अंजाम है। और क्या, पाकिस्तानियों की कोई, उनकी 4 टांगें हैं, इनकी 2 हैं, उनको दुम लगी है, हमें नहीं लगी, उनके सींग होते हैं, हमारे नहीं होते। वजह क्या है? इट इज़ ऑलवेज द सिस्टम जिसने शैतानियत को प्रमोट करना होता है, शर को प्रमोट करना होता है। एक सिस्टम होता है जो खैर को प्रमोट करना। मकसद ये नहीं है कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहां गुनाह या जुर्म नहीं होता है, उसका एक लेवल है। हमारे यहाँ तो उसके अलावा होता ही कुछ नहीं। क्या ले? लेकिन फिर भी हसन साहब, हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफ़िज़।